नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं चौधरी राणा इस वक्त मौजूद हूँ मेडिकल केयर सेंटर एंड हॉस्पिटल में और इस वक्त हमारे साथ जानी मानी गायनेकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर पीयूषा रजानी जी और आप है डॉक्टर देवेश। और बता दूं सबसे पहले कि ये जो कोरोना का एक टाइम बीता हुआ है वहां पर हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी ने डॉक्टर देवेश को बकायदा सर्टिफिकेट देके कोरोना वॉरियर का सम्मानित किया। डॉक्टर देवेश, ये सर्टिफिकेट आपको किस चीज के लिए दिया गया था? जो पिछले 2 वेव्स में हमने अपने हॉस्पिटल में कोरोना के पेशेंट्स को ट्रीट किया, चाहे वो ओपीडी हो, एडमिशन करके हो, होम विजिट करके हो, जो नाइट केयर, डे केयर प्रोवाइड किया, उस चीज़ के लिए हमें सर्टिफिकेट दिया गया है। जी। हमने अपने हॉस्पिटल में लगभग 1500 से अधिक पेशेंट्स को ट्रीट किया है। जी। उसी चीज़ के लिए उन्होंने हमें सम्मानित किया। जी। तो दोस्तों, जैसा कि सुना आपने कि ये जो कोरोना का टाइम चल रहा था, लोगों को बेड नहीं मिल रहे थे या और भी सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी, उस वक्त जब लोग बहुत परेशान थे तो डॉक्टर देवेश और डॉक्टर पीयूषा ने अप्रॉक्सीमेट 1500 लोगों का ट्रीटमेंट किया है और वो 1500 लोग जो है वो ठीक होकर गए हैं यहाँ से। तो इसके लिए बहुत ही बधाई के पात्र हैं। तो मैम, आप बताएं क्या क्या प्रॉब्लम्स आई जिस वक्त ये कोरोना का पीरियड चल रहा था और आप सभी ट्रीटमेंट दे रहे थे कोरोना पेशेंट्स को। आई थिंक ऑक्सीजन की भी कमी थी, इंजेक्शंस की भी कमी थी, तो उसको कैसे हैंडल किया आपने? देखिए, ऑक्सीजन की बहुत कमी रही, दवाइयों की कमी थी, इंजेक्शंस की कमी थी जी। मास्क, सैनिटाइजर, पीपी किट, सब चीजों की कमी थी जी। तो वो ही होता था कि एक एक मास्क को जब नहीं मिल रहे थे, लंबे दिनों तक चला रहे थे। आइडियली अगर आप कोरोना मरीज को देख रहे हो, आपको उसी वक्त मास्क फेंक देना है जी। राउंड्स के बाद नया मास्क लगाना है, पर वो सुविधाएं नहीं हो। अगर शॉर्टेज हो रही थी तो वो ऑक्सीजन, भगवान की कृपा से हमारे हॉस्पिटल में शॉर्टेज थी, पर रात रात भर जाग के हम लोग, हमारे ड्राइवर जो भी हैं, सब लोग ऑक्सीजन जो गैस वाले होते थे उनके वहाँ लाइन लगा के लेके आते थे जी। तो एक बार भी हॉस्पिटल में ऐसा नहीं हुआ कि ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था लोगों को। कमी थी, पर वो हम दोनों तक थी, हमारे स्टाफ तक थी, क्योंकि पेशेंट्स को उससे सारा दो चार नहीं करनी पड़ रही नहीं, हमारे हॉस्पिटल में सारा टाइम मरीजों को ऑक्सीजन मिला जी। और वो ही हम कह रहे हैं, तो कृपा थी। और हमें हमारी माननीय गवर्नर मैम जो है श्री आनंदीबेन पटेल, माननीय उप मुख्यमंत्री जो है दिनेश शर्मा सर, उन लोगों, एडीएम सर जो है, डीएम सर जो है अभिषेक प्रकाश सर, एसीएम सर जो संतोष सिंह सर है, इन लोगों का बहुत सहयोग रहा। हम रात को 3 बजे भी इनको कॉल करके हम परेशान करते थे कि सर हमें ऑक्सीजन चाहिए, और हमारा ऑक्सीजन वो लोग हमें मदद करते थे कि मिल जाए। 2 बार ऐसी नौबत आई कि लग रहा था खत्म हो जाएगा, तो हम दोनों स्वयं गए थे वहाँ गैस वालों के वहाँ, ऑक्सीजन लेकर आए थे। जैसा कि मैम लोगों से सुना है मैंने कि जिस वक्त यहाँ पर बहुत ब्लैक मार्केटिंग चल रही थी, काला बाजारी चल रही थी ऑक्सीजन सिलेंडर को लेके, इंजेक्शंस को लेके, रेमडेसिविर जैसे इंजेक्शंस जो थे, तो फिर भी यहाँ पर आपने रेट टू रेट दिया। कैसे पॉसिबल बना पाए? ऐसी कौन सी रणनीति अपनाई आपने कि जो पेशेंट्स थे वो ऑन रेट ही उनको सारी चीजें प्रोवाइड कराई? रणनीति तो कुछ नहीं, बस ऊपर वाले की कृपा थी। ये था कि हमें रेमडेसिविर या ऑक्सीजन जिस रेट में मिल रहे थे, हम रेमडेसिविर हमने थोड़ा पहले हमें मिल गए थे, तो हम उसी एमआरपी पे जिस पे हमें मिले उसी पे मरीजों को दे रहे थे। बाकी जब रेमडेसिविर बीच में हमारे पास भी नहीं थे, हमें पता है हमारे मरीज 20-25 हज़ार में वो इंजेक्शन खरीद के लाए हैं दिल्ली वगैरह से जी। तो एक चीज मैम और जानना चाहता हूँ कि जैसे अभी एक 3rd वेव आ रही है कोरोना की, तो उसके लिए क्या पहले से कोई प्रॉपर कोई तैयारी आपने करके रखी है? जी, हमने ऑक्सीजन सिलेंडर्स के नंबर बढ़ा दिए हैं, सारे फिल करके रखे हैं। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स हैं हमारे हॉस्पिटल में। उस वक्त भी लेवल 3 तक, मतलब वेंटिलेटर तक में पेशेंट्स थे और सर इलाज कर रहे थे उन मरीजों का। और भगवान की दया से 1500 लोग ठीक होके गए। और अभी भी हमने वही सिलेंडर है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है, सैनिटाइजर है, मास्क है, 100 पीपी किट हमने ऑलरेडी मंगवा के रख दी है। पिछली बार हमारा 20 बेड का था, 18 बेड का था कोविड हॉस्पिटल। इस बार हमने 30 बेड की तैयारी करके रखी है। मैं खुद गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, तो हम इसलिए सारे हॉस्पिटल को कोविड हॉस्पिटल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नहीं तो मेरी प्रेग्नेंट महिलाओं को तकलीफ होगी। और जो कोरोना, ये हम बताना चाहेंगे, जो हमारा आइसोलेशन वार्ड है उसकी एंट्री भी अलग है, एग्जिट भी अलग है। वो मरीज बाहर से ही ऊपर पहुंच जाते हैं, ऊपर 1st फ्लोर और 4th फ्लोर पे। उनको हॉस्पिटल के अंदर भी हम नहीं घुसाते हैं, सीधा बाहर ही एक लिफ्ट है,
वहां से मरीज पहुंच जाते हैं, तो कुछ एक्सपोजर नहीं होता है। किसी और के संक्रमित होने की संभावनाएं खत्म हो जाती है वहां जी से। जी जी। अच्छा मैम, एक चीज ये जानना चाहूंगा, जैसे कि कोई महिला प्रेग्नेंट है बट वो कोविड पॉजिटिव हो गई है, तो उस वक्त क्या प्रिकॉशंस जो हैं वो आप बरतती हैं और उन्हें बरतने चाहिए? हमने पिछली वेव में भी 2 महिलाएं हैं जिन्होंने हमारे लिए इंटरव्यू भी दिए थे न्यूज में। जी हमारी 2 महिलाएं हैं जो कोविड पॉजिटिव थी। उनमें से एक की हमने नॉर्मल डिलीवरी करवाई जी कोविड पॉजिटिव होने के बावजूद, जी और दूसरी का ऑपरेशन हुआ था क्योंकि उनका वैसे ही मेडिकल सर्जिकली ऑपरेशन ही था पहले, जी तो इस वजह से उनका ऑपरेशन ही डिसाइडेड था, वो हुआ। जी तो 2 महिलाएं ठीक की। ये है कि अब लोगों को बहुत ये डाउट होता है कि वैक्सीन लगाएं या नहीं लगाएं, कोरोना वैक्सीन महिलाओं जी को। जी तो मैं ये बताना चाहूंगी, अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो अपनी गायनेक से सलाह करके प्लीज वैक्सीन आप लगा सकते हैं, उसमें कोई खतरा नहीं है। जी पर अपनी गायनेक से सलाह कर लीजिए सलाह एक बार जी एडवाइस लेनी जरूरी जी। है। और अगर आप अपने बच्चे को दूध पिला रहे हैं, जी ब्रेस्ट फीडिंग है, तो भी आप कोरोना वैक्सीन ले सकते जी हैं। और अभी 15 से 18 साल के बच्चों में भी वैक्सीन शुरू हो गई जी है, तो मेरा तो सबसे यही निवेदन है कि जितना हो सके कोरोना वैक्सीनेट हो वैक्सीन लगा लीजिए। दूसरा मैम ये जानना चाहूंगा कि आमतौर पर ज्यादातर देखा गया है जो टीनेजर्स बच्चियां हैं, तो उनमें जो पीरियड्स हैं तो वो काफी अप डाउन उन्हें देखने पड़ते हैं, समय पे नहीं होता है या बंद हो जाता है, तो इसके लिए क्या प्रिकॉशंस हैं या क्या है सुविधाएं आपके यहाँ पर? उसके लिए देखिए, मैं कोशिश करती हूँ जो यंग बच्चियां होती हैं जी उनमें अगर जितना हो सके जी। नॉन हार्मोनल ट्रीटमेंट जी देने की कोशिश जी करते हैं। एक डिजीज है जिसका नाम पीसीओ है। जी डिजीज तो नहीं है, वो एक कंडीशन है। जी उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। अधिकतर बच्चियां आती हैं जिनको सिर्फ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव या जी। हार्मोनल पिल दे दिए जाते जी। हैं, और उसके अलावा उनका नॉन हार्मोनल ट्रीटमेंट जी जो होता है, लाइफस्टाइल चेंजेस होती हैं, जी। वो सब उनको समझाया जाता है। एक्सरसाइजेस सिखाई जाती हैं जी कि वो बच्ची वो सब करे, जी और बिना हार्मोन के कोशिश करते हैं हम कि जितना हो सके पीरियड को जी नॉर्मल कर सके। जी और उनकी जांचें करवा लेते हैं कि कहीं बचपन में ही किसी को थायराइड और ये वो तकलीफें ना हो जिसकी वजह से ये हो रहा हो। मैम, जैसा कि आजकल का जो खान पान है, तो उस वजह से काफी हद तक देखने में आया है कि लोगों में बांझपन की बहुत शिकायत है, चाहे वो मेल हो या फीमेल, बोथ जी। दोनों में ही होती हैं। जी। तो उसके लिए मैम क्या एक अलग से इलाज है आपके यहाँ या आप करते हो? जी। तो फीमेल बांझपन के लिए मैं जो मरीजों को देखती हूँ, पहला जो हमारा सेशन होता है किसी जी। भी कपल के साथ, वो काउंसलिंग सेशन, जी वो मैं खुद करती हूँ। जी वो लगभग आधे घंटा चलता है। जी उसमें मरीज को पहले पूरा समझाया जाता जी। है कि नॉर्मल प्रेगनेंसी कैसे होती है, उसका जी। प्रोसेस क्या है, मतलब कंसीव नहीं हो रहा है तो हाँ, कैसे कैसे कंसीव करें, कौन से दिनों में साथ रहना चाहिए। जी जो सप्लीमेंट्स होते हैं, मेडिकल सप्लीमेंट्स, वो पहले से लेना शुरू कर लें ताकि कंसीविंग के चांसेस बढ़ें। बड़े जी अगर वो सब समझाया जाता है, दवाई, फिर अगर उससे भी नहीं होता तो थोड़ी दवाइयाँ दी जाती हैं उनके क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए। एग और स्पर्म्स के जी बेसिक टेस्ट करवाने के बाद दवाइयाँ दी जाती हैं। और उसके बाद फिर भी नहीं होता है तो IUI करके एक पद्धति होती है जी जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है। जी टेस्ट ट्यूब बेबी, चाहे मैं चाहे कोई भी डॉक्टर, महिला जी। डॉक्टर करे जो बांझपन विशेषज्ञ हो, जी टेस्ट ट्यूब बेबी कराने के पहले हर मरीज को पहले एक बार अपनी ट्यूब जांच और IUI टेस्ट करवाना चाहिए। अगर IUI से नॉर्मल प्रेगनेंसी में कंसीव होने के जितने चांसेस होते हैं, IUI में वो चांसेस डबल हो जाते हैं। जी और अभी आज ही मेरे पास वो पेशेंट आई थी, जी उनका पहले ही बार IUI में कंसीव हो गया जी। और अब उनकी डिलीवरी भी हो गई है। मैम, महिलाओं में आमतौर पर देखा गया है कि बच्चेदानी के मुंह के कैंसर की समस्या बहुत ज्यादा होती है, तो उस कंडीशन में अगर वो उससे बचाव के लिए, प्लस अगर वो हो जाता है तो उसके लिए आपके पास किस तरह की सुविधाएं हैं उसके इलाज के लिए? बच्चेदानी के मुंह के कैंसर की जांचें होती हैं जिसको पैप्समियर टेस्ट, HPV DNA ये सब बोलते हैं। जी इसको हर 3 साल में महिलाओं को करवाना चाहिए। जी जो हमारे देश में उतनी जागरूकता ही नहीं है कि महिलाएं जी। करवाएं। एक वो होता है, सबसे जरूरी एक वैक्सीन होती है जी जिसका नाम गार्डासिल है, जी जो 9 साल से लेकर 45 साल की उम्र की महिलाओं को लगाई जा जी। सकती है। जितना जल्दी वो वैक्सीन लगाई जाए उतना ज़्यादा चांस होता है कि वो उतनी इफेक्टिव होगी और उतना ज़्यादा कैंसर से बच पाएंगी जी वो बच्चियाँ। और ये सिर्फ बच्चेदानी के मुंह के कैंसर नहीं, इवन बच्चेदानी के रास्ते का कैंसर, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, लैट्रिन की जगह का कैंसर और मुंह के कैंसर, चारों कैंसर से जी। बचाती है ये वैक्सीन। इवन जेंट्स लगवा सकते हैं
तो जेंट्स वाली जो प्राइवेट एरिया होती है उससे, और लैट्रिन की एरिया जो होती है और मुंह के कैंसर, उससे जेंट्स भी बच सकते हैं। और आपने मुझसे तो ये वैक्सीन तो हर मरीज को, मैं ये कहती हूँ कि जो वैक्सीन अगर आपको कैंसर से बचा सके तो उससे अच्छी तो कोई वैक्सीन ही नहीं है, उससे अच्छी कोई चीज ही नहीं बनी है। तो ये तो सबको लगवानी चाहिए 9 से 45 साल की उम्र में, चाहे वो फीमेल हो चाहे मेल हो, ये लगवानी चाहिए। उसके अलावा कॉल्पोस्कोपी करके एक जांच होती है, दूरबीन की जांच नीचे से, जिससे बच्चेदानी के मुंह की जांच की जा सकती है, कैंसर है नहीं है। वो सारी सुविधाएं हमारे यहाँ अवेलेबल है। मीन्स मैम के कंप्लीट गायनी ट्रीटमेंट जो है वो प्रोवाइड करते हैं आप यहाँ पर? जी, हमारे हॉस्पिटल में आपने मुझसे ये पूछा था मेल्स का जो बांझपन है, तो हमारे साथ यूरोलॉजिस्ट सर भी हैं जो KGMU के हैं, वो और डॉक्टर देवेश सर, वो दोनों मिलके मेल्स के बांझपन का वो इलाज करते हैं, मैं फीमेल के बांझपन का करती हूँ। उसके अलावा हमारे हॉस्पिटल में मेडिसिन और ICU तो सर देखते ही हैं। उसके अलावा पूरा गायनी का ट्रीटमेंट, इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट, गायनी से होने वाली सारी सर्जरीज, चाहे वो ओपन हो, चाहे दूरबीन हो, चाहे नसबंदी हो, सब होती हैं हमारे यहाँ। उसके अलावा हमारे यहाँ बच्चों के डॉक्टर, हड्डी के डॉक्टर, यूरोलॉजी के डॉक्टर, प्लास्टिक सर्जरी, कैंसर सर्जन, दांतों के डॉक्टर, ये सारे हमारे यहाँ अवेलेबल है। कसरत के डॉक्टर सब हमारे यहाँ अवेलेबल है। मीन्स मेडिकल केयर सेंटर एंड हॉस्पिटल को सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हम कह सकते हैं? जी, हमारा हॉस्पिटल हम तो यही मानते हैं, और सारे सुपर स्पेशलिटी इलाज भी यहाँ पे होते हैं। मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, इसमें सारी सुविधाएं अवेलेबल है जी। कान के डॉक्टर की, कान नाक गले वाले डॉक्टर भी हमारे यहाँ है अवेलेबल। डॉक्टर देवेश, जैसा कि अभी मैम ने बताया कि आप यहाँ पर ICU इंचार्ज हैं, तो इमरजेंसी केसेस के लिए सर क्या क्या फैसिलिटीज हैं आपके यहाँ पर? और अगर कोई इमरजेंसी केस आता है तो उस वक्त सबसे पहला जो एक ट्रीटमेंट आप देते हैं तो किस तरह से देते हैं, क्या क्या फैसिलिटीज हैं आपके यहाँ पर, और कितने बेड्स हैं आपके यहाँ पर इमरजेंसी केसेस के लिए, इसके बारे में थोड़ी सी रोशनी डालें। हमारे हॉस्पिटल में इमरजेंसी हॉस्पिटल के अंदर घुसते ही है, जिसमें राउंड द क्लॉक इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर्स और स्टाफ नर्सेस प्रेजेंट रहते हैं। पेशेंट के अंदर आते ही पेशेंट के वाइटल्स चेक किए जाते हैं, पेशेंट को जो परेशानी है उसकी पूरी डिटेल्ड हिस्ट्री, साथ साथ जो रेलेवेंट इन्वेस्टिगेशंस हैं वो हॉस्पिटल में इमरजेंसी में ही हो जाती है। उसके बाद जिस भी सुपर स्पेशलिटी या स्पेशलिटी का पेशेंट है, जो डॉक्टर जिसके अंडर उसको एडमिट होना है या उसका ट्रीटमेंट होना है, उससे कॉन्टैक्ट करके डॉक्टर आके चाहे 24 घंटे रात बिरात कभी भी जरूरत हो तो डॉक्टर आके उनको देखते हैं, उनको अटेंड करते हैं और उनका ट्रीटमेंट करते हैं जी। इस समय हमारे पास इमरजेंसी में 4 बेड्स हैं जो ग्राउंड फ्लोर पे हैं। पेशेंट्स को वहाँ पे फर्स्ट एड पूरा प्रोवाइड किया जाता है, उसके बाद उनको रेलेवेंट वार्ड्स में एडमिट किया जाता है। सर, एम्बुलेंस की सुविधा भी है हॉस्पिटल में? जी, अपने हॉस्पिटल में 2 एम्बुलेंस, एक ACLS और एक BLS। ACLS जिसमें वेंटिलेटर सपोर्ट, बैकअप सपोर्ट, मॉनिटर, ऑक्सीजन सपोर्ट सारा रहता है। BLS एम्बुलेंस छोटी होती है जिसमें केवल ऑक्सीजन सपोर्ट और मॉनिटर सपोर्ट रहता है जी। ये दोनों एम्बुलेंस अपने पास इन हाउस हैं, वो 24 घंटे ड्राइवर्स हमारे पास रहते हैं। तो लखनऊ और लखनऊ के बाहर भी अगर किसी को एम्बुलेंस की सुविधा की जरूरत पड़ती है तो हमारे टीम उनको केटर करती है। किसी पेशेंट को बाहर से अपने हॉस्पिटल, कई पेशेंट्स हैं जो दूर दराज के एरियाज में रहते हैं जिनको वेंटिलेटर की ज़रूरत है, किसी दूसरे मेडिकल कॉलेज में कहीं एडमिट है जहाँ बेड्स नहीं मिल पा रहे हैं, वहाँ से उनको अगर ट्रांसफ़र करना हो उसकी सुविधा भी उपलब्ध है। सर, यहाँ पर कौन कौन से कार्ड्स हैं जो आप एक्सेप्ट करते हैं? हमारा हॉस्पिटल CGHS, नॉर्दर्न रेलवेज, आयुष्मान भारत और बहुत सारी प्राइवेट TPA कंपनीज के साथ पैनल है जी। इन सभी का ट्रीटमेंट यहाँ पे कैशलेस उपलब्ध होता है जी। तो दोस्तों, अभी आपने देखा कि जैसे कि डॉक्टर पीयूषा और डॉक्टर देवेश जो MD मेडिसिन है, डॉक्टर पीयूषा गायनेकोलॉजिस्ट हैं, और इसके अलावा जिस बेहतर तरह से इन्होंने लास्ट कोरोना टाइम पे 1500 लोगों को ठीक किया है ट्रीटमेंट देकर, तो सबसे पहले मैं अपने चैनल के माध्यम से आप दोनों लोगों को ही बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और जैसा कि हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री माननीय श्री दिनेश शर्मा जी ने भी आपको सम्मानित किया है, तो मैं आशा करता हूँ कि आगे भी इसी तरह से आप जनता की सेवा में निरंतर लगे रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।